हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज है लास्ट डेट 31 जनवरी 2021। किसकी लास्ट डेट है? क्यूआरएमपी को सिलेक्ट करने की, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट होने की। क्यूआरएमपी की फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। कौन सी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है? जीएसटी 3B की बात हो रही है। अभी तक क्या होता है, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेके 31 दिसंबर तक आपको जो जीएसटी 3B है वो मंथली बेस पे फाइल करनी होती है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, रेगुलर टैक्स पेयर वालों को। पर 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी आ गया है, जिसके अंतर्गत कि आप अपनी जीएसटी 3B को भी क्वार्टरली बेस पे फाइल कर सकते हो। जीएसटी 1 तो आप ऑलरेडी क्वार्टरली बेस पे सिलेक्ट करते ही हो। अगर आपका टर्नओवर कम है तो आप जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, ये रूल पहले से ही है। पर अब जीएसटी 3B को भी आप जो है क्वार्टरली बेस पे फाइल कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है क्यूआरएमपी। क्यूआर माने क्वार्टरली रिटर्न, एमपी माने मंथली पेमेंट। पर जीएसटी 3B को फाइल क्वार्टरली करोगे, पर उसका जो पेमेंट है वो मंथली बेस पे करोगे। सो मैं इस स्कीम को लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि आज है लास्ट डेट, तो इसको हम बस 5 मिनट में समझ लेते हैं। 5 मिनट भी क्या, मैं तो आपको 1 मिनट में केवल एक ही आंसर के अंदर आपको इसको मिल जाएगा। एक ही चीज़ पूछूंगा, इसी क्वेश्चन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आपको क्यूआरएमपी स्कीम लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए, इसके लिए सिंपल सा फंडा है। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, अगर आपकी आईटीसी आपकी सेल से ज़्यादा रहती है, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम को लो। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी सेल का अधिकांशतः पार्ट B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। दोबारा समझाता हूँ, अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, अगर आपकी आईटीसी आपकी लायबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, अगर आपकी आईटीसी आपकी लायबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, तो क्यूआरएमपी आपके लिए सोने पे सुहागा स्कीम, आप इसको जरूर लीजिए। और अगर आपकी अधिकांशतः सेल का पार्ट B2B रहता है, तो आप इस स्कीम को लीजिए। क्यों लीजिए, उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। आपकी आईटीसी आपकी लायबिलिटी से कब ज़्यादा होती है? वो 2 केस में ज़्यादा होती है। या तो आपकी परचेज आपसे सेल से ज़्यादा रहती हो, तो आपकी आईटीसी रहेगी हमेशा, आपका टैक्स नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 2, आपकी आईटीसी जब ज़्यादा होती है कि अगर आपका जो परचेज जो आप कर रहे हो वो आप मान लो 18% वाले स्लैब में कर रहे हो, और आपकी जो सेल का आइटम है वो मान लो आपका 5% वाले स्लैब के अंदर है, या जो आपका परचेज का स्लैब है उससे कम वाले स्लैब के अंदर है, जिसको इन्वर्टेड सप्लाई बोलते हैं, उसके अंदर अगर आपकी है आइटम, तो आपको इस स्कीम को लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका टैक्स नहीं बनेगा, और टैक्स नहीं बनेगा तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी सप्लाई सेल का ज़्यादातर पार्ट B2B का है, तो आपको ये स्कीम लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अगर आप मंथली लेते हो जीएसटी 3B, तो उस केस में आपको जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल करना होता है। क्वार्टरली फाइल करोगे तो आपका जो बायर है, जिसको आप माल बेच रहे हो, उसके जो 2B में जो है वो क्वार्टरली ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हर महीने उसको आईटीसी मानी दिखेगी, और जैसा कि न्यू रूल आ गया उसके अकॉर्डिंगली आपके जो 2B में आईटीसी दिखेगी उसी को आप क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए क्या, अगर आपकी सेल ज़्यादातर B2B रहती है, तो क्यूआरएमपी के अंदर आपको IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंतर्गत आप हर महीने अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको क्यूआरएमपी लेनी है या नहीं लेनी है, इसका आंसर लेने के लिए आपको 2 क्वेश्चन अपने मन में सोचने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि आपकी आईटीसी अगर हर मंथ ज़्यादा रहती है लायबिलिटी से, तो आपको स्कीम लेनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी सप्लाई का ज़्यादातर पार्ट B2B का रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसको कैसे ऑप्ट करनी है और इसको कैसे ऑप्ट नहीं करनी है। और जो पॉइंट नंबर मैंने 1 आपको बताया कि आपकी आईटीसी ज़्यादा हो तभी आप इसको लो। अगर आपकी आईटीसी कम रहती है और आपकी लायबिलिटी बनती है, मतलब आपका हर महीने अगर टैक्स बनता है, तो आपको स्कीम नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मंथली पेमेंट वाला जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर गवर्नमेंट को रूल लाना था तो उसको करना चाहिए था क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट। अगर क्वार्टरली पेमेंट करते तो ये स्कीम बहुत ही सोने पे सुहागा सभी टैक्स पेयर के लिए होती। सभी टैक्स पेयर के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम बहुत अच्छी होती अगर इसका नाम होता है QRQP, क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट। पर चूंकि ये मंथली पेमेंट है, और अगर आपका टैक्स बनता है, तो आपको अपने टैक्स का इसमें 2 तरीके से पेमेंट होगा। एक है फिक्स्ड मेथड और एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर क्या है कि आपने पिछले क्वार्टर में जो टैक्स पे किया है, पहले महीने के अंदर उसका 35% पे करो, सेकंड मंथ के अंदर उसका 35% पे करो, और थर्ड मंथ के अंदर जो रेस्ट का अमाउंट है उसको पे कर दो। पहला मेथड ये है जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड मेथड, और दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर क्या है को आपको अपने खुद से
टैक्स की कैलकुलेशन करके हर महीने उसके टैक्स को जमा करना है और क्वार्टर एंड पे जब रिटर्न फाइल करोगे तो उससे एडजस्ट करना है। अब अगर पहले मेथड को आप लेते हो तो आपका बिजनेस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनेबल होते हैं, तो आपका हर महीने ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस एक सा रहे। तो इस केस में क्या होगा कि आप हर महीने अगर अपनी जेब से टैक्स पे करते रहोगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर अपनी टैक्स की कैलकुलेशन पूरी कर ही लोगे तो आप रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। तो अननेसेसरी क्वार्टरली रिटर्न वाले को हम क्यों लें? तो इस रिटर्न को वही व्यक्ति लें जिसका कि टैक्स नहीं बनता हो और उसकी सप्लाई अधिकतर B2B होती हो। बाकी अगर इसको डिटेल में समझना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको टैगलाइन दिया है बस 5 मिनट में समझो, तो मैंने इसमें केवल 5 मिनट का ही चैप्टर लिया आपका। इसको अगर डिटेल में समझना है तो मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब GST पोर्टल पर चलते हैं और यहाँ पर जाके इसको कैसे हमने ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी मैंने क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे कि मैंने अभी जनवरी का GST 1 खोला हुआ है। जनवरी का GST 1 के अंदर जिन्होंने क्वार्टरली सिलेक्ट किया उनको ऑप्शन मिल जाएगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का। ये हालांकि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप करें ही करें, और इसकी एंड डेट जो है वो जनवरी के महीने के लिए 13/2/2021 है। तो इस तरीके से अगर आप क्वार्टरली रिटर्न वाला ऑप्ट करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। बाकी अब हमने इसको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कैसे करना है उसके लिए आपको ये सर्विसिंग का ऑप्शन मिलता है, सर्विसेज का ऊपर, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन रिटर्न में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, देन आपने करना है सर्च के बटन के ऊपर क्लिक। और यहाँ पर आपको क्वार्टर 4 के लिए जिसका सिलेक्शन अवेलेबल था 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक का, क्या था सिलेक्शन? 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी, आज है 31 जनवरी। अभी ये क्वार्टरली सिलेक्ट हो रखा है और मुझे इसको करना है मंथली, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये स्कीम को लेना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्कीम खराब है। अगर ये क्वार्टरली रिटर्न और क्वार्टरली पेमेंट होता तो ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती और टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती। ठीक है, तो ये हमने मंथली कर दिया। मंथली करने के बाद आपने इस बटन के ऊपर जरूरी क्लिक करना है, एक्शन वाले बटन के ऊपर, सेव के ऊपर जरूर क्लिक करना है। आप इसको सेव करोगे तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वुड लाइक टू फाइल GST 1 एंड GST 3B फॉर दी क्वार्टर जनवरी टू मार्च 21 एट मंथली फ्रीक्वेंसी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी GST 3B जो है वो मंथली बेस पे फाइल हो? किस क्वार्टर के लिए? 4th क्वार्टर, जनवरी टू मार्च वाले के लिए। अब अगर मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो मैं इस क्वार्टर के लिए इसको ऑप्ट आउट नहीं हो सकता, मेरे को इस क्वार्टर के लिए GST 3B मंथली फाइल करनी पड़ेगी। जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसके लिए फिर मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं इसको क्वार्टरली फाइल कर सकूँ या नहीं, ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। पर एक बार सेलेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको उसको उसी फ्रीक्वेंसी में फाइल करनी पड़ेगी जिस फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट किया है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और देन ओके जैसे ही मैंने करा तो मेरे पास ये मैसेज आ गया, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसके बाद मैं बैक आ सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट की स्कीम को ले सकते हैं। बाकी जो मेन मुद्दे की बात थी वो मैंने आपको वीडियो में समझाई दी है, और इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।